video we are going to discuss Newton's third law of motion. जो पहले दो लॉज थे उन्हें हम डिस्कस कर चुके हैं, अब बारी है थर्ड लॉ की। तो पहले दो लॉज में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स 0 लग रहा है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर पड़ा हुआ है, मान लो ये रेस्ट पर है और इसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा, नेट फोर्स 0 का मतलब है इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो ये रेस्ट पर ही रहेगा। सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, तो वो मोशन में ही रहेगा। ये हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था कि when an object is either in the state of rest or in the state of uniform motion, it will continue to remain in its state if no external force is acting on that object. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या फिर मोशन में है और इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है ना, तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। एक बार फिर से, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो अपनी ही स्टेट में रहना चाहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ये चीज हमने पढ़ी थी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, force acting on the object is directly proportional to rate of change of momentum. Rate of change of momentum. And this thing gave us an equation which was F is equal to ma. Force is equal to mass into acceleration. ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब बारी है थर्ड लॉ की। थर्ड लॉ क्या है, हमें क्या कहता है, हम ये समझेंगे इस वीडियो में। देखो, एक एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं, एक एग्जांपल लेके समझते हैं इस चीज को कि थर्ड लॉ क्या है। सपोज यहाँ पर एक वॉल है, यहाँ पर एक वॉल है और यहाँ पर एक लड़का है, ठीक है, और इसने अपने पैरों में पहन रखे हैं स्केट्स, जो रोलर स्केट्स होते हैं जिसको पहनकर बच्चे स्केटिंग करते हैं, तो इसलिए रोलर स्केट्स पहन रखे हैं अपने पैरों में। और ये क्या करता है, अपने हाथों से दीवार पे धक्का लगाता है। दिस बॉय इज पुशिंग द वॉल विद हिज हैंड्स इन विच डायरेक्शन, वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। भाई वो दीवार को इस तरफ पुश कर रहा है, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये मान लो हमारा बॉय दीवार के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पर एक फोर्स लगाता है, तो क्या होगा, व्हाट इज लाइकली टू हैपन? दिस बॉय हु इज वेयरिंग रोलर स्केट्स, दिस बॉय विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द राइट। इमेजिन कर पा रहे हैं आप इस चीज को? अगर इस बंदे ने रोलर स्केट्स पहने हैं और वो बॉल के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। जिस डायरेक्शन में वो फोर्स लगा रहा है उसके एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में दिस बॉय विल स्टार्ट मूविंग। व्हाई इज दिस हैपनिंग? व्हाई? व्हेन दिस बॉय इज एक्सर्टिंग फोर्स ऑन द वॉल इज आल्सो एक्सर्टिंग इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन दिस बॉय, ड्यू टू व्हिच दिस बॉय started moving in the right direction. ये लड़का इस वॉल पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, लेफ्ट साइड में, क्योंकि ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, आपके लिए ये राइट पर होगा, वो राइट को फोर्स लगा रहा है, बट हम इसको लेफ्ट ही कंसिडर करेंगे। तो ये बंदा लेफ्ट डायरेक्शन में इस वॉल के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो वॉल भी इस लड़के के ऊपर इक्वल फोर्स लगा रही है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले। एवरी एक्शन हैज एन equal and opposite
opposite reaction. Every action has an equal and opposite reaction. अब ये एक्शन और रिएक्शन को इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि कौन सा फोर्स एक्शन फोर्स है और कौन सा रिएक्शन। तो जो फोर्स हमारे बच्चे यहाँ लड़के ने इस वॉल के ऊपर एक्सर्ट किया, जो लड़के ने वॉल के ऊपर लगाया, ये वाला फोर्स है एक्शन फोर्स, और जो फोर्स वॉल ने हमारे लड़के के ऊपर लगाया वो है रिएक्शन फोर्स। So every action has an equal and opposite reaction. जब भी मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाऊंगी, मतलब मैं एक्शन करूंगी, तो रिएक्शन भी होगा। वो ऑब्जेक्ट भी मेरे ऊपर इक्वल फोर्स लगाएगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि यहाँ पर हुआ था। इस बंदे ने वॉल को पुश किया और वॉल ने भी इसको पुश किया। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन एकदम ऑपोजिट। दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बेसिकली। अब ये थर्ड लॉ हमें बहुत सारी चीजों की एक्सप्लेनेशन देता है। जो एक स्विमर है पानी में स्विम किस वजह से कर पाता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन इस चीज की एक्सप्लेनेशन देता है। एक रॉकेट हवा में कैसे उड़ पाता है, एक बलून में हवा भर के आप छोड़ दो तो वो ऐसे से मूव क्यों करने लग जाता है। इन सभी चीजों की एक्सप्लेनेशन हमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन देता है, जिनको हम लाइन टू लाइन समझेंगे। पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को लेके ना बच्चों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन हो जाता है। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर नोट जरूर कर लेना कि देखो आपको पता चल गया एक्शन रिएक्शन फोर्सेस कौन से होते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर एक चीज नोट कर लो, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस act on two different objects, two different objects। इस चीज को भी एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। यहां पर मान लो ये ग्राउंड है, ओके, और इस ग्राउंड के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है। अब ग्राउंड इस ब्लॉक के ऊपर या इस बॉक्स के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी विच इज ग्रेविटी, विच इज डिनोटेड बाय mg। मैंने कर दिया। अब बस बात को समझने की कोशिश करना। ग्राउंड इस ऑब्जेक्ट को नीचे की डायरेक्शन में पुश करेगी mg फोर्स से, क्लियर। और इस बॉक्स के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स या फिर जिसको आप रिएक्शन फोर्स कहो वो लगेगा। तो क्या ये दोनों एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं? नो, क्योंकि मैंने आपसे कहा था एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हमेशा दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, बॉक्स के ऊपर ही फोर्स लग रहा है नीचे के डायरेक्शन में और बॉक्स के ऊपर ही फोर्स लग रहा है एक ऊपर के डायरेक्शन में। तो यहाँ दो अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कहाँ लग रहा है फोर्स? ये एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं है। एक्शन रिएक्शन क्या है इसी से समझते हैं हम। ये बॉक्स इस ग्राउंड के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा होगा, और क्या मैं उस फोर्स को ऐसे लिख सकती हूँ, फोर्स ऑन ग्राउंड ड्यू टू बॉक्स। मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, फोर्स ऑन ग्राउंड ड्यू टू बॉक्स। बॉक्स इस ग्राउंड के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा है, बॉक्स इस ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो इसके विपरीत मतलब इसके रिएक्शन में ग्राउंड भी बॉक्स के ऊपर एक फोर्स लगा रही है विच इज नॉर्मल फोर्स। अब ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है। कैसे? पहला फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? ग्राउंड के ऊपर। कौन लगा रहा है? बॉक्स। पहला फोर्स लग रहा है ग्राउंड के ऊपर, दूसरा फोर्स लग रहा है बॉक्स के ऊपर, ग्राउंड लगा रही है। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, एक्शन रिएक्शन। चीज समझ आ गई? एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हमेशा दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्ट करेंगे, दैट्स इट। पहले इस चीज को नोट कर लें। सो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इस चीज को हम समझ चुके हैं। हम इसी चीज को एक और तरह से लिख सकते हैं। देखो क्या लिख रही हूं मैं,
in every interaction, in every interaction between two objects, between two objects, one object will exert some force on another object, and the second object will also exert an equal force but in opposite direction, on the first object. ठीक है, देखो इस चीज को समझते हैं। क्या लिखा मैंने? इन एवरी इंटरैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। इंटरैक्शन का मतलब है जब कोई भी दो बॉडीज इंटरैक्ट कर रही हैं, पास पास में आ रही हैं, जब कोई भी दो बॉडीज इंटरैक्ट करेंगी, ठीक है, टू ऑब्जेक्ट्स, वन ऑब्जेक्ट exert some force on other object। जब भी दो बॉडीज इंटरैक्ट करेंगी, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा, एंड द सेकेंड ऑब्जेक्ट विल ऑल्सो exert an equal force but in opposite direction on the first object। दो ऑब्जेक्ट्स जब भी इंटरैक्ट करेंगे, पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा, तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा, जो कि बराबर होगा किस फोर्स के? पहले ने जितना दूसरे के ऊपर लगाया, दूसरा भी पहले के ऊपर उतना ही लगाएगा, बट डायरेक्शन क्या होंगी उनकी? ऑपोजिट। अगर ये वाला हाथ इस वाले हाथ के ऊपर लेफ्ट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है, तो मेरा ये वाला हाथ इस वाले हाथ के ऊपर राइट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन क्या अलग होगा? डायरेक्शन अलग होगी। ऑपोजिट डायरेक्शन में दीज बोथ फोर्सेस विल एक्ट। अब एक सवाल है जिसकी एक्सप्लेनेशन ये थर्ड लॉ देता है। हाउ डू वी वॉक? हम कैसे चल पाते हैं, कैसे चलते हैं हम? हाउ आर वी एबल टू वॉक? इस चीज की एक्सप्लेनेशन हमें न्यूटन का थर्ड लॉ देता है। देखो ध्यान से समझना है इस चीज को। सपोज दिस इज ग्राउंड और ये आप हो, ठीक है, ये आपके लेग्स हैं, ठीक है, एंड यू आर वॉकिंग, ओके। जब भी आप चलते हो, आप एक्चुअल में ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहे होते हो। मैंने क्या कहा? जब भी आप चलते हो, आप एक्चुअल में ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहे होते हो। मतलब आप जब चल रहे हो, आप इस ग्राउंड को पीछे की तरफ धक्का दे रहे हो। दिस इज योर एक्शन। नाउ एक्शन होगा तो रिएक्शन फोर्स भी होगा। आप ग्राउंड को पीछे जिस फोर्स से धक्का दे रहे हो ना, ग्राउंड आपको आगे उसी फोर्स से भेज रही है, विच इज रिएक्शन ऑफ ग्राउंड, एंड ड्यू टू दिस एक्शन रिएक्शन फोर्स यू आर एबल टू वॉक। ये पता है हमें एक्चुअल में समझ नहीं आएगा कि हम सच में क्या ग्राउंड को पीछे की डायरेक्शन में पुश करते हैं, क्योंकि हमें तो दिखता ही नहीं है। क्योंकि भाई आप जब अर्थ को पीछे डायरेक्शन में पुश कर रहे हो, आपका मास इतना सा, अर्थ इतनी बड़ी, तो आपके पुश करने से अर्थ इज नॉट गोइंग टू मूव, राइट, बट आप मूव हो जाते हो। तो बेसिकली चलते वक्त आप क्या करते हो? ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हो, विच इज योर एक्शन ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड भी आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्वल फोर्स के साथ धक्का देता है, विच इज रिएक्शन ऑफ ग्राउंड, जिसकी वजह से यू आर एबल टू वॉक।
अगर आप ऐसे अगर मेट्रो में ट्रैवल करते हैं तो वो जो एलिवेटर बोलते हैं उनको, एस्केलेटर बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, तो उसमें अगर आप चलते हैं सो यू विल फील कि आप उस जो भी वो रबर बैंड जैसा होता है, और फिर वो ऐसे देखो कैसा होता है उसका स्ट्रक्चर, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ट्रेडमिल ही मान लो ट्रेडमिल पे आप चल रहे हो, ठीक है, दिस इज द ट्रेडमिल, ठीक है, या मशीन है जो भी है, तो इसके ऊपर एक रबर की बैंड जैसी होती है जो ऐसे ऐसे घूमती है, ओके। अगर आप इस ट्रेडमिल के ऊपर वॉक करोगे तो आपको एक्चुअल में फील होगा दैट यू आर पुशिंग दिस बेल्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि इसका मास बहुत कम है, ये आराम से मूव हो जाएगी, लेकिन आप अर्थ को पुश कर रहे हो जो आपको फील नहीं हो रहा, बिकॉज अर्थ इज नॉट मूविंग ड्यू टू योर पुश, राइट। तो जब आप इस ट्रेडमिल के ऊपर चलते हो आपको एक्चुअल में महसूस होता है दैट दिस बेल्ट इज गोइंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड यू आर अप्लाइंग द फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, as a result of which the belt also pushes you in the forward direction and you are able to walk, okay। ये ऐसा फंडा है। तो हम चलते कैसे हैं, एक्शन रिएक्शन की वजह से। हम जमीन के ऊपर बैकवर्ड में एक फोर्स लगाते हैं तो जमीन भी हमारे ऊपर इक्वल फोर्स लगाती है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, which is in forward direction, that's why we are able to walk, okay।